नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। DSSB को टारगेट बनाते हुए TGT और PGT हिंदी विषय की तैयारी हम कर रहे हैं। DSSB के सिलेबस को हमने कई भागों में डिवाइड किया हुआ है, तो उनमें से हमारा टॉपिक अभी चल रहा है भाषा विज्ञान और हिंदी साहित्य का इतिहास। हमने एक रणनीति के आधार पर अपनी तैयारी को शुरू किया है। जैसे कि वीक में हमने 2 क्लासेस हिंदी साहित्य के इतिहास रखी और एक टॉपिक उठा लिया भाषा विज्ञान। अगर भाषा विज्ञान ख़त्म होता है तो उसके बाद हम उठाएंगे काव्य शास्त्र। लेकिन वीक में एक क्लास हम हिंदी व्याकरण की भी साथ साथ रखेंगे। हमारे 3 टॉपिक एक साथ चलेंगे, जैसे कि भाषा विज्ञान, हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य का इतिहास। इससे हमारा सिलेबस भी जल्दी होगा और हमारे सिलेबस के अंदर, हिंदी के अंदर एक टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और समझने में भी आसानी होगी। तो हम बात करते हैं अपने टॉपिक भाषा विज्ञान की। भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। किस प्रकार हिंदी भाषाओं का उद्भव हुआ, किन किन भाषाओं से कौन सी भाषा निकली और इस तरह हिंदी भाषा का उद्भव हुआ। जैसे सबसे पहले आई वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, फिर हिंदी का विकास होने शुरू हुआ। और उसके बाद जैसे हम देखते हैं आर्य भाषा के अंदर से ही हिंदी भाषा का विकास और उद्भव हुआ। इस प्रकार हमने आर्य भाषाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया था: प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत हमने वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को रखा और मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत हमने पाली, प्राकृत और अपभ्रंश को, अवहट को रखा। उसके बाद आ गई हमारी आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषाओं को हिंदी और हिंदी तर की जितनी भी भाषाएं शामिल हैं उनको हमने शामिल किया है। तो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा के अंदर हमने पाली भाषा को पढ़ा, प्राकृत भाषा को पढ़ा। आज पढ़ेंगे हम अपभ्रंश भाषा को आज हम पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा के अंदर से एग्ज़ाम में जो पॉइंट पूछे जाते हैं उन सभी को हम अच्छे से पढ़ते हुए, समझते हुए और याद करते हुए चलेंगे। अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन और आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ी मानी जाती है। बीच की कड़ी किनकी? मध्यकालीन भाषा और आधुनिक भाषा। आधुनिक भाषा यानी कि हिंदी और अपभ्रंश भाषा, मध्यकालीन भाषा यानी कि अपभ्रंश मतलब पाली और प्राकृत। इनके जो बीच की कड़ी है वो अपभ्रंश भाषा को माना गया है। भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग 6ठी शताब्दी से होने लगा। समय पूछ लेते हैं कई बार कि अपभ्रंश का भाषा के रूप में किस शताब्दी से प्रयोग होने लगा, तो 6ठी शताब्दी से। और इसी कारण दोनों भाषाओं के बीच की कड़ी होने के कारण विद्वानों ने इन्हें संधिकालीन भाषा भी कहा है। एक अन्य नाम क्या होगा इनका? संधिकालीन। संधि यानी कि एक दूसरे से जोड़ने वाली भाषा। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अपभ्रंश जो शब्द हैं, अपभ्रंश शब्द का अर्थ है बिगड़ा हुआ। कई बार एग्जाम में पूछा है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अपभ्रंश शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बिगड़ा हुआ, अर्थात जो व्याकरणिक नियमों में प्राकृत की तुलना में बिगड़ी हुई भाषा है उसे हम अपभ्रंश भाषा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा, अपभ्रंश भाषा को अवहंस, ग्रामीण भाषा, देश भाषा, अभिरुक्ति भाषा, अवहेर भाषा।
आदि नामों से भी जाना जाता है। किन किन नामों से भी जाना जाता है अपभ्रंश भाषा को? अवहंस, ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, अभिरोक्ति भाषा, अवहेर भाषा आदि नामों से भी जाना जाता है। अब हम देख लेते हैं विभिन्न विद्वानों के अनुसार जो ये नाम है, किन किन विद्वानों ने इसको क्या कहा है, यानी कि अपभ्रंश भाषा को विभिन्न विद्वानों ने क्या नाम दिया है। सबसे पहले होगा हमारा दंडी। दंडी के ने अपभ्रंश भाषा को अभीरों की भाषा कहा है, आभीर बोला है, आभीरों की भाषा। दूसरा होगा हमारा भरत मुनि। भरत मुनि के ने अभिरोक्ति भाषा कहा है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। इसी तरह एग्जाम में पूछे जाते हैं अपभ्रंश भाषा को आभीरों की भाषा किसने बोला है, अभिरोक्ति किसने बोला है। तो इसी तरह हमारे एक एक पॉइंट से एग्जाम के लिए प्रश्न बनते हैं। वाग्भट और हेमचंद्र ने ग्राम भाषा बोला है, यानी कि ग्रामीण भाषा। अब आप बोलोगे मैम हमने तो पाली भाषा में भी ग्रामीण भाषा के बारे में जिक्र हुआ था, वो वहाँ पाली शब्द का अर्थ बताया हुआ था, यहाँ पे भाषा को बोला गया है। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए चलना है। कन्फ्यूज में बिल्कुल भी नहीं रहना है। और अच्छे से चीज़ों को आप जब बार बार रिवाइज करोगे, दोहराओगे, तो चीज़ें हमारी समझ में आएंगी। कई पॉइंट ऐसे होते हैं हमें कन्फ्यूजन हो ही जाती है, लेकिन चीज़ों को जब हम बार बार पढ़ेंगे तो याद होती भी चली जाएगी और हमारा कन्फ्यूजन भी दूर होगा। तो अगला पॉइंट होगा किथ ने अपभ्रंश का संबंध आभीरों और गुज्जरों से माना है। अगला विद्वान जो है किथ, उन्होंने अपभ्रंश का संबंध किससे माना है? आभीरों और गुज्जरों से। ठीक है। इसके बाद अगला आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने नय भाषा कहा है। अपभ्रंश को क्या कहा है? नय भाषा। नय भाषा मतलब इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि अपभ्रंश भाषा में नय की जो नय का उच्चारण है वो अधिक हुआ है, अधिक प्रयोग किया गया है। जैसे कि नय कुमार चरियु, ये हम आदिकाल में जब अपभ्रंश साहित्य को पढ़ेंगे उनके अंतर्गत आने वाली रचनाओं में हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रियर्सन की और भंडारकर और पीसले। डॉक्टर रिचर्ड पीसले नाम है इनका पूरा। ग्रियर्सन, भंडारकर और पीसेल विद्वान ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? देश भाषा। किन्होंने? ग्रियर्सन, भंडारकर और डॉक्टर रिचर्ड पीसेल विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि अपभ्रंश को देश भाषा किन विद्वानों ने नहीं माना है। तो या दो विद्वान और अन्य हुए हैं जिन्होंने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना। याकोबी, लिख लो, ये पॉइंट बीच में रह गया था शायद। याकोबी और किथ, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार। अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना, इन्होंने माना। डॉक्टर पीसेल, भंडारकर और ग्रियर्सन ने अपभ्रंश को देश भाषा माना, लेकिन याकोबी और किथ ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना। इसके बाद हम बात करेंगे और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर अपभ्रंश से संबंधित, जैसे कि अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। इन्होंने अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक रूप में किया। इसका मतलब ये है, जो पतंजलि के महाभाष्य के अंतर्गत अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रयोग मिला, परंतु उन्होंने जो अपभ्रंश शब्द है उसको अपशब्द के समान माना है। तो पूछ लेंगे अपशब्द के समान किन्होंने माना है या
ग्रंथ में माना गया है? तो पतंजलि महाभाष्य। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा, भर्तृहरि ने संस्कारहीन शब्दों को अपभ्रंश कहा है। भर्तृहरि एक विद्वान रहे हैं, उन्होंने अपभ्रंश को क्या बोला है? संस्कारहीन शब्द। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा दामोदर ने कौशल की भाषा को अपभ्रंश कहा है। कौशल की भाषा को। अगला पॉइंट होगा हमारा, प्राकृत के व्याकरण आचार्य चंड, जो कि एक व्याकरणिक थे, जैसे कि हेमचंद्र, जिन्होंने अपभ्रंश भाषा का प्रथम व्याकरण लिखा था, और उनको अपभ्रंश का पाणिनि भी कहा गया है। इसी तरह एक हमारे विद्वान रहे हैं चंड, जो कि एक व्याकरणिक थे, व्याकरण लिखा था। उन्होंने सबसे पहले अपभ्रंश का उल्लेख किया। अपनी रचना या ग्रंथ प्राकृत लक्षण में और 6ठी शताब्दी में। प्राकृत के व्याकरण आचार्य चंड ने सबसे पहले अपभ्रंश का उल्लेख प्राकृत लक्षण के अंतर्गत 6ठी शताब्दी में किया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा आज, जो कि मेन विद्वान है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट, जाने माने हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनके बिना तो कुछ होता ही नहीं है साहित्य के अंतर्गत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम सबसे पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख पर मिलता है। वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख पर मिलता है अपभ्रंश का नाम, इनके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। इसके बाद जो कि 650 विक्रम संवत पहले की बात है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश का नाम वल्लभी के राजा द्वितीय धारसेन के शिलालेख पर मिलता है, जो कि 650 ईस्वी पूर्व की बात है। 650 ईस्वी नहीं, सॉरी, 650 विक्रम संवत से पहले मिला है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, डॉक्टर हरदेव बहारी ने 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के युग को अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहा है। जिस तरह भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया है ना, इसी तरह अपभ्रंश को भी, अपभ्रंश का स्वर्णकाल भी कहा गया है। कौन सी शताब्दी को? 7वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी को अपभ्रंश का स्वर्णकाल। अब हमने ये अपभ्रंश के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देखे, पढ़े, समझे, और उसके बाद हम थोड़ा सा अपभ्रंश के बारे में जानकारी और लेंगे, जैसे कि अपभ्रंश में विभिन्न विद्वानों के अनुसार कितने भेद किए गए हैं, क्या क्या भेद माने हैं। इस तरह के हम इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं प्रश्नों को हम अगली वीडियो में लेंगे। वीडियो अगर इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं हम, जैसे कि अपभ्रंश भाषा के साहित्य का जो संकलन है वो डॉक्टर रिचर्ड पीशेल अपभ्रंश के साहित्य का संकलन किया है इन्होंने। अब करेंगे, इसके बाद हम अपभ्रंश के जो विभिन्न विद्वानों ने भेद दिए हैं उनको अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक और सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन देना। थैंक यू।